हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 9A में लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज, नगर पालिका दोनों के बारे में, जिसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, दोनों के बारे में हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोगों के चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का जैसे फेवरेट एरिया है, इंपॉर्टेंट कमेटीज उठा के पूछ लेगा। फिर पूछेगा पंचायती राज में कौन कौन से अनिवार्य उपबंध दिए हुए हैं, कौन कौन से स्वैच्छिक हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। पीसीएस कुछ फैक्चुअल पूछ लेगा, जैसे भी इसके पहले यूपी पीसीएस में देखेंगे दो क्वेश्चन वहाँ पे दिख गए थे कि मद्रास के बारे में एक पूछ लिया था कि सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट की स्थापना कहाँ पे होती है। उसके साथ में पूछ लिया था एक क्वेश्चन समिति से पूछ लिया था। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं, इसका हम लोग इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। उसके साथ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने की कोशिश करेंगे जो बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं, और इसमें हम लोग इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं से एक क्वेश्चन तो हर हाल में बनता ही है। तो इसमें हम रिजर्वेशन को लेके क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन को लेके क्या चीज़ें हैं। हमारे ही इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं होता है, वहाँ पे पेशा एक्ट के थ्रू चीज़ें लागू होती हैं। तो हम ये देखेंगे पेशा एक्ट हमारे कौन कौन से स्टेट में लागू है। उसके साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे पंचायती राज को जैसे सारा पावर कहाँ से मिलता है, स्टेट लिस्ट से। ठीक है, अब स्टेट लिस्ट पे पावर किसके पास में है, वो है स्टेट के पास में। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में पावर है कि पंचायती राज को क्या क्या करेगी। ठीक है, यानी कि वित्त कितना देगी, उसके साथ में वहाँ पे चुनाव कैसे कराएगी, ये सब देख रेख जितना भी है कौन करता है, हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट ने स्वैच्छिक कर रखी है, कुछ चीज़ें हैं जो इनके ऊपर अनिवार्य है कि तुमको जैसे हर 5 साल पे तुमको पंचायती राज का गठन करना होगा। फिर अगर उसके पहले अगर विघटन हो जाता है तो आपको 6 महीने के अंतर्गत करता होगा। अगर वो भी अगर 6 महीने में, अगर 6 महीने से कम का टाइम बचा तो भले नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इनके लिए अनिवार्य हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया कि एक मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब हम लोग चीज़ें लेके चलते हैं। देखो, बात है जैसे आप लोग देखें कि पंचायती राज का, जैसे आप लोग कई जगह पढ़े होंगे कि राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज संस्था की स्थापना हुई। लेकिन हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं, या कहें ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं एक्चुअली जो ये लोकल गवर्नमेंट की संकल्पना है ये यहीं से नहीं आती। अगर हमारे एंशिएंट टाइम पे भी देखें, देखा जाता है कि जो चोल साम्राज्य है, चोल साम्राज्य लोकल गवर्नमेंट के मामले में सबसे आगे बढ़ चढ़कर वहाँ पे हिस्सा लेती थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था कि जैसे छोटे छोटे कबीले हैं उसमें बटे हुए, अगर उसके और एंशिएंट में हम लोग चलें तो ये सब चीज़ देखते हैं। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ब्रिटिश के टाइम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा ब्रिटिश वायसराय था, या कहें हाँ 1861 के बाद वायसराय बनने लगते हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ 1859 के बाद से, जब 1859 का जब बिल आता है उसके बाद से वायसराय की जो गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल था, वो वायसराय में बदल गया। तो पूछते हैं कौन सा वायसराय पहला ऐसा है जो स्थानीय गवर्नमेंट को लेके काम आगे बढ़ाता है। यह बोलते हैं कि स्थानीय सुशासन का पिता किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड, ठीक है, रिपन वैसे अच्छा व्यक्ति था, लगा सकते हो, तो रिपन है, तो रिपन को स्थानीय सुशासन का पिता भी बोलते हैं। तो धीरे धीरे 1882 का पहला फैक्ट ये याद रखोगे कि स्थानीय सुशासन का पिता किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं रिपन को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्थानीय सुशासन के लिए एक प्रस्ताव लेके आया था इसलिए। लेकिन अगर इसके पहले थोड़ा बहुत देखें तो 1870 में ही मेयो के टाइम से मेयो ने क्या किया था कि वित्त अलग कर दिया था थोड़ा, तो यहाँ से ही वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग क्या बताओगे, स्थानीय सुशासन का पिता किसे बोलते हैं, रिपन को बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आगे बढ़ती है धीरे धीरे। 1919 का एक्ट आता है, भारतीय शासन अधिनियम। उसमें जो ये पंचायती राज की बात होती है, या कहें स्थानीय सरकार की, ये दे दिया जाता है राज्य के अंतर्गत, यानी कि प्रांतीय विषय में इसको डाल दिया जाता है। और प्रांतीय विषय में आप लोग, जैसा आपको पता होगा, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है उसमें सारी चीज़ों को 2 चीज़ों में डिवाइड करके रखते हैं। एक प्रांतीय में, उसमें एक को बोल देते हैं हस्तांतरित विषय और एक को आरक्षित विषय। आरक्षित विषय वायसराय के लिए रख दिया जाता है, हस्तांतरित विषय दे देते थे प्रांतों के लिए कि भाई तुम इन सब पे देख लो, जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि 1919 के एक्ट में प्रांतों के लिए जो हस्तांतरित विषय होते थे, इसमें स्थानीय गवर्नमेंट को इसमें शामिल कर दिया जाता है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई, और देखेंगे कि इसी टाइम पे जो
हमारी सबसे बड़े पुरोधा थे उस समय महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी स्थानीय सरकार के फेवर में बहुत ज़्यादा थे। जैसा कि आप लोग आर्टिकल 40 में पढ़ते होंगे। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ये भी पंचायती राज यानी कि लोकल गवर्नेंस को लेके, या कहें कि लोकल गवर्नमेंट को लेके ये आर्टिकल 40 बताता है। ठीक है, तो ये भी समझो कि एक प्रकार से गांधी जी के प्रयासों से ही उसमें शामिल हुआ था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद बात चली कि सेंट्रल सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है। उसके बाद हम लोग बोले कि गांव के लेवल पे भी चीज़ें की जाए, क्योंकि जितने अच्छे से हम लोग अपने प्रधान से, अपने लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रधान हम लोगों के बीच का होता है। कोई भी बात अगर हमको समझाना हो, कोई बात सरकार तक पहुंचाना हो, हम उससे बोल सकते हैं, उसको बुलाएंगे, उसको सुनाएंगे, वो अपना आगे बढ़ाएगा। तो बात चली कि कैसे कैसे लेके चलें, तो उसको लेके एक बलवंत राय मेहता समिति बनती है 1957 में। उस समय गवर्नमेंट है जवाहरलाल नेहरू की। तो देखेंगे कि पहली बार जो स्थानीय सरकार अगर कहीं पे बनती है तो वो बन रही है कहाँ पे? राजस्थान के नागौर में एक प्रांत था। 2 अक्टूबर 1959 को वहाँ पे बनता है, राजस्थान के नागौर में। लेकिन उसी के 9 दिन बाद देखेंगे शायद 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश में बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले स्थानीय सरकार की स्थापना कहाँ पे होती है? राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को। तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, वहाँ पे उसका वो करते हैं। फिर पूछते हैं कि दूसरे नंबर पे किसका आता है? आंध्र प्रदेश में। ये यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बात धीरे धीरे बढ़ती है। बात ये आती है कि अलग अलग कमेटियाँ आती हैं, वो बोलती हैं कि जो ये चीज़ें हैं, जैसे जब 1859 में 2 जगह सरकार का वो होता है, गवर्नमेंट बोलती है कि अगले 1 साल में आप लोग जो है अपने अपने राज्य में स्टेट जो ये लोकल गवर्नमेंट है इसकी स्थापना करिए। तो उस समय हुआ ये कि जैसे कुछ सरकार हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे 3 स्तरीय पंचायत का निर्माण कर देते हैं। तमिलनाडु वगैरह में तो 2 स्तर पे ला देते हैं। बंगाल है, बंगाल 4 स्तर पे, 4 लेवल पे बना देता है। जैसे लेवल क्या होता है कि ये अभी मैं आगे बताऊंगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे 2 लेवल का, 3 लेवल का, 4 लेवल का, तो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक बात आई, अलग अलग कमेटियाँ बननी स्टार्ट हुई। जैसे उसमें देखेंगे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, जीवी राव समिति पढ़ते हैं, सिंघवी कमेटी पढ़ते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी कमेटी ने क्या सुझाव दिया। तो हम लोग एक एक करके चलते हैं। तो बात ये आई कि इसको जो है एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जिससे हर एक स्टेट में एक यूनिफॉर्मिटी हो कि यहाँ पे पंचायती राज इसी लेवल पे वो होगा। तो इसके लिए सेंट्रल कानून बनाया, नहीं तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग होगा, सभी लोग अपने अकॉर्डिंग उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लेके जो सबसे पहले देखेंगे, इसको संवैधानिक दर्जा देने की जो बात चलती है वो चलती है राजीव गांधी की सरकार में। तो उस समय 64th अमेंडमेंट ला के करते हैं, लेकिन वो लोकसभा से तो पास हो जाता है, राज्यसभा से पास नहीं हो पाता है। फिर ये देखेंगे कि जो नरसिम्हा राव की जब सरकार बनती है 1992 में, तो 1992 में देखेंगे कि यहाँ पे इसको जो है 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के द्वारा इसको जो है लोकल गवर्नमेंट को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट का वो है, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होती है पंचायती राज, दूसरी होती है नगर पालिका, जैसे कि मैंने बात किया। अब अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे इन दोनों के लिए जो प्रोविज़न का बात करते हैं, तो उसमें देखेंगे जो पार्ट 9 है, 9A है। 9 में क्या बात होती है? पंचायती राज की। 9A में नगर पालिका की। इसमें अगर आर्टिकल देखेंगे इन दोनों का, ये तो पार्ट हो गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 243 से 243 ओ तक। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, जैसे जो पंचायत में लोग रहते हैं वो हमारे गांव के रहते हैं, यानी कि प्रधान। तो वो क्या करते हैं कि जैसे मैं उनको क्या बोलूँगा, ओ प्रधान जी इधर आओ, मतलब उनको ओ करके बुला सकते हैं। लेकिन अगर कोई मेयर है, ठीक है, मेयर क्या बोलेंगे? जी जी जी, तो ऐसे करके। तो 243 ओ से यहाँ तक आया। अब 243 पी से लेके 243 जेड जी तक ये किसका आएगा? मेयर का, यानी कि नगर पालिका का। तो जी से याद रखना, जेड जी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर बात करें इसमें जो टोटल विषय हैं वो हैं 29 विषय। इसमें कितनी विषय हैं? 18 विषय। हम लोग जैसा कि शेड्यूल पढ़े थे, शेड्यूल में क्या पढ़े थे? ये पंचायती राज के लिए 11 विषय होते हैं, 11 शेड्यूल होते हैं, इसके लिए 12 शेड्यूल होते हैं। तो ये तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करके आप लोग इसको माइंड में रख सकते हैं। पार्ट 9A शेड्यूल कौन सा है? 11, नगर पालिका के लिए 12। आर्टिकल कौन सा है? 243 से लेकर 243 ओ तक। और नगर पालिका के लिए 243 ओ के बाद पी से लेके जेड जी तक।
अगर सेम चीज़ यही देखेंगे तो विषय कितना है, 29 विषय हैं पंचायती राज में, 18 विषय हैं नगर पालिका में। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू हो गया कैसे कैसे लोकल गवर्नमेंट है। अब हम लोग आज का जो करते हैं वो पंचायती राज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा वीडियो 15-20 मिनट का होगा नगर पालिका का। मैं कोशिश करूँगा कि इसी के बाद तुरंत इसको रफ करके, क्योंकि स्पेस बचा नहीं था, इसी वीडियो में नगर पालिका को भी कंप्लीट कर दूँ। तो एक एक करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अगर पॉसिबल हो तो रफ पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो पढ़ाते वक्त ही याद आती हैं। जैसा कि मैंने कंटेंट लिख दिया, ये आप लोगों के लिए लिखता हूँ कि लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप लोगों के पास में एक छोटा सा वो हो जाएगा, आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये तो आप लोगों के लिए हो जाता है। तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। रफ पेन रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ, तो क्योंकि करेंट की भी चीज़ें चलती हैं तो वो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। पहले थोड़ा सा जो किए हैं उसका वो ले लेते हैं। पार्ट 9, 11 शेड्यूल। स्थानीय स्वशासन का पिता किसको, रिपन को 1882 में एक प्रस्ताव लेके आते हैं। 1919 का जो एक्ट होता है उसमें प्रांतीय के अंतर्गत हस्तांतरित विषय में डालते हैं। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक। 73rd अमेंडमेंट, यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो 9, 11, 243, 243, 29, 73वां अमेंडमेंट। नगर पालिका के लिए 12वां शेड्यूल, पार्ट 9A, 243 से लेकर 243 ZG तक, 18 विषय, 74वां अमेंडमेंट। अब बात करते हैं 73वां अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, उस समय सरकार नरसिम्हा राव की थी, इसको बाध्य कर दिया गया कि ये आपको अपने यहाँ पंचायती राज का गठन करना ही है स्टेट में। ठीक है, तो उस समय लोकसभा राज्यसभा से भी पास हो जाता है। 17 के 17 स्टेट भी इसके लिए अपनी वो दे देते हैं, क्योंकि इससे देखें कहीं ना कहीं फेडरलिज्म प्रभावित हो रही थी। और जो हमारा संघवाद है, संघवाद हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर कब आया था, 1973 में केशवानंद भारती केस में, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पंचायत है वो 3 लेवल पर है बेसिकली, लेकिन कहीं कहीं देखेंगे 2 लेवल पे भी है। तो हम लोग आगे देखेंगे 2 लेवल पे कहाँ कहाँ बनती हैं। तो एक होती है ग्राम पंचायत लेवल पे, जिसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। दूसरा होता है जैसे अपने यहाँ आप लोग ब्लॉक देखते हैं, ठीक है, तो ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, यानी कि मध्य वाले रीजन में। तीसरा होता है जिला परिषद, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कितने लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे बेसिकली। बहुत जगह हैं जहाँ पे 2 लेवल पे होते हैं। ये कहाँ पे होंगे, जहाँ 20 लाख से कम की जनसंख्या होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट समितियां जो हैं। यहाँ से यूपीएससी हो, पीसीएस हो, उसका सबसे फेवरेट एरिया यही है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग एक एक करके समितियां देखते हैं। पहले बलवंत राय मेहता समिति, यहाँ से बस जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो वैसे तो सुझाव बहुत सारे हैं, लेकिन यही बार बार इसी को रिपीट करता है, तो क्यों ना इसी इतने को कर लिया जाए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ था, 3 स्तर पर। इसके लिए कोई ट्रिक की तो नीड है नहीं, तो वैसे आप लोग याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद अशोक मेहता समिति। ये कब गठित होती है, 1977 में। इसको कैसे कर लेंगे, जैसे ये डबल लाइन है, इसलिए यहाँ पे भी डबल लाइन, तो 777 वैसे आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, 1977 में बलवंत राय मेहता ने बताया 3 स्तर पर होनी चाहिए, अशोक मेहता ने बताया 2 स्तर पर होना चाहिए। याद कैसे रखेंगे, अशोक के नाम में ही 2 आ रहा है, 2 यहाँ से कर सकते हैं, डबल लाइन से 777 ले सकते हैं, यानी कि अशोक में 2 से 2 स्तर, डबल लाइन से 777। ठीक है, 2 स्तर पे रहने की बात करते हैं। ये बोलते हैं जो टैक्सेशन है उसको कंपलसरी बना दिया जाए। ठीक है, इसकी बात करते हैं पंचायती राज के लिए। न्याय पंचायत, ये यूपी पीसीएस में भी शायद 1-2 साल पहले पूछा था कि न्याय पंचायत गठन करने की बात सबसे पहले किसने किया था, अशोक मेहता ने। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि बोलते हैं कि जो न्याय पंचायत है उसको विकास के लिए भी एक बनाया जाना चाहिए। तो इसमें एक जो समझो कि एक प्रकार से प्रसिद्ध जज होते हैं या फिर जिनको नॉलेज है, तो जज की भी नियुक्ति यहाँ पे की जानी चाहिए। ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके भी मेंबर को इसमें शामिल करने का एक को बनाना चाहिए कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक मंत्री तो होना ही चाहिए मिनिस्टर के रूप में, जो पंचायती राज के चीज़ों को देखे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, आप लोगों को बताना है कि इस समय हमारे यहाँ पंचायती राज मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत में है। ठीक है, अब अगला है GV राव।
तो यहाँ पे जैसे एक मैं बता देता हूँ, बलवंत राय मेहता। बी, बलवंत तो आपको याद ही रहेगा कि सबसे पहले बलवान आदमी है, तो बलवान सबसे पहले आएगा 1957 में। कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन मिलाना, सबसे पहले बलवान आदमी, दूसरे नंबर पे नाम में ही यहाँ पे 2 दिख रहा है। अब जीभी और सिंघवी में कन्फ्यूजन होता है, तो जी पहले आएगा, एस बाद में आएगा, तो जीभी राव हो गया, एस से सिंघवी हो गया 85-86, फिर एस के बाद क्या आता है, टी आता है, ठीक है। टी से अब यहाँ पे टी टी 88 याद रख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं गॉड गिल, गॉड लास्ट में आ रहे हैं तो ऐसे कर लेना, ठीक है। तो गॉड गिल तो 1988 में आ रहे हैं, ठीक। अब अगर किसी को जैसे बंदूक की आवाज़ निकलती है ठाएँ ठाएँ करके निकलती है ना, ठाएँ ठाएँ 88, और वो गीला हो जाएगा पूरी की पूरी, जब ब्लड अगर निकलेगा पूरी बॉडी गीली हो जाएगी, तो गीली से गिल, गिल 88, ठीक। अब इसको देखते हैं, बलवंत राय मेहता 3 स्तर पर, इसलिए इसको इतनी बार बता रहे हैं थोड़ा ट्रिक से, क्योंकि ये एग्जाम में हर हाल में पूछा जाता है, तो जिससे आप लोगों के माइंड में चली जाए। तो अशोक मेहता 2 स्तर पर, टैक्सेशन को कंपलसरी बोलते हैं कि न्याय पंचायत का गठन होना चाहिए, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक मिनिस्टर इसके लिए होना चाहिए। बात करते हैं जीवी राव समिति की। जीवी राव 4 स्तर पर रहने की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग भी देख रहे हैं, भी से माइंड में आ जाना चाहिए कि 3 से ज़्यादा होगा, यानी कि 4 होगा, तो 4 स्तर पर बात करते हैं। ये बोलते हैं कि एक स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होना चाहिए। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के गठन की बात किस समिति ने की थी, तो ये किया था जीवी राव समिति ने। इसमें जो जीवी राव समिति में ही ये बोला जाता है कि इस समय नौकरशाही जो पंचायती राज है इस पर इतनी हावी हो गई है कि ये बिना जड़ के घास के समान है, यानी कि बस घास घास दिख रही है, इसका कोई जड़ नहीं है, ठीक है। तो ये कौन समिति ने बोला था, जीवी राव। अब इसके बाद बात करते हैं सिंघवी कमेटी की। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे अशोक के बाद एक हनुमंतराव कमेटी भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा हनुमंतराव कब आया था, 1978 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं सिंघवी 1986 में। एक इसी के आधार पर जो है, जैसे पूछ लेगा संवैधानिक दर्जा जो दिया गया उसका आधार कौन सी समिति है, वो है सिंघवी समिति। इसी के बेस पे 73वां अमेंडमेंट आया था, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसने भी न्याय पंचायत के गठन की बात करती है, लेकिन सबसे पहले किसने किया था, अशोक मेहता समिति ने। बात करते हैं थुंगन समिति। इन जैसे इन्होंने बोला था कि एक स्टेट फिनांस कमीशन का गठन होना चाहिए, तो किसने बोला था, थुंगन 1988 में, ठीक। अब गाडगिल समिति कब आता है, 1988 में ही आता है। तीनों स्तर पर डायरेक्ट इलेक्शन की बात कौन करती है, गाडगिल समिति। तो गार्ड से याद रखिएगा गॉड, तो इन्होंने क्या बोला, तीनों स्तर पर डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, तो उससे आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। गॉड जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को लेके चला जाता है ना, यानी कि तीनों स्तर पर तीनों का इलेक्शन होगा, बस ऐसे याद रखिएगा माइंड में। अब इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, कुछ बात कर लेते हैं। इसमें देखेंगे कि जो पूछता है कि सबसे पहले किस स्टेट ने लागू किया, तो राजस्थान। दूसरे नंबर पर किसने किया, आंध्र प्रदेश। अब राजस्थान में पूछ लेता है कि कभी उसके अंदर घुस के कि उसमें किसने स्टार्ट किया, तो नागौर में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। कौन गया था वहाँ पे वो करने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आप लोग कंफ्यूज भी करती होंगी। जैसे आप लोग जब ग्राम सभा पढ़ते हो, तो ग्राम सभा से कतई मतलब नहीं है कि वो आपका ग्राम की बात कर रहा है। ग्राम सभा समझो कि एक प्रकार से मतदाताओं का एक समूह है, ठीक है। जो पंजीकृत मतदाता हैं वो ही इसमें शामिल होते हैं। तो पंजीकृत मतदाता जो वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं, ठीक है, मतदाता पंजीकृत हों, और यह संख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 200 होनी चाहिए, ठीक है, उस ग्राम सभा के अंतर्गत। अब किसको वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जाता है, जिसकी एज 18 साल की हो गई हो। पहले कितना था, 21 साल था, लेकिन 21 साल से 18 साल पे कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, 61th अमेंडमेंट, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है, 61th अमेंडमेंट। लोग 61 को 69 से कंफ्यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पे याद रखिए, जैसे कल की ट्रिक में मैंने बताया था ना, तो जो 6 है यूटीज वाले में, 6 समझो केजरीवाल जी हैं, 9 समझो कि बीजेपी गवर्नमेंट है। केजरीवाल कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, बीजेपी गवर्नमेंट उसको उल्टा कर देगी। चुन के आएंगे केजरीवाल, ऑर्डिनेंस के द्वारा कौन आ जाएगा, केंद्र सरकार। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा पावर एक पल में ले लेते हैं खैर, तो 21 साल, तो इस वोटिंग लिस्ट में कौन शामिल होगा, मतदाता समूह। वो कितनी एज उनकी होनी चाहिए, 18 साल। लेकिन जो इलेक्शन के लिए कितनी होनी चाहिए,
जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं उनकी एज होनी चाहिए 21 साल। अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करते हैं कि ग्राम सभा हो गया। ग्राम सभा में जो पंजीकृत मतदाता हैं वो होते हैं कितने, मिनिमम होने चाहिए 200। अब बात करते हैं पंचायत टर्म। आप लोग जैसे एक पंचायत सीरीज भी देखे होंगे ऐसे करके। तो पंचायत क्या है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि मिनिमम 2 बार तो उनको बैठक करनी ही पड़ती है, तो ऐसे करके। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप लोग अपने गांव में देखे होंगे हर एक जगह उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे आप लोग खाप पंचायत सुनते हैं, राजस्थान में बहुत फेमस है, राजस्थान हरियाणा वाले रीजन में, कि वो कुछ भी सज़ा दे रहे हैं, मौत की सज़ा सुना दे रहे हैं। तो ऐसे जैसे अब सुनने में आता है ना कि किसी को डायन बोल के मार दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, तो ऐसी सुनने में आती हैं। तो कहीं कहीं पंचायत जो है बहुत पावरफुल है, ठीक, अभी भी आज के टाइम पे भी। तो ऐसे हर एक जगह पंचायत का नाम अलग अलग है। जैसे आप अपने यहाँ देखेंगे कि बहुत जगह जो पंचायत बनता है वो जो प्राइमरी के स्कूल होते हैं वहीं लिख दिया जाता है कि ये पंचायत का वो है, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग बैठ के जो डेवलपमेंट के लिए जो कार्य करने होते हैं तो वहाँ पे उनको किया जाता है, ठीक। तो ये क्या है, एक प्रकार का इंस्टीट्यूशन है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपके इसके बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यहाँ से आप लोग यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बराबर आप लोगों को क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो एक एक करके वे इसको देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे तो 3 लेवल पर होना मस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कहीं जहाँ पे 20 लाख से कम की जनसंख्या है वहाँ पे 2 लेवल पे भी देखी जाती है, ठीक है। जहाँ पे ये जो है 20 लाख से कम क्या है, पॉपुलेशन है, वहाँ पे बीच में नहीं भी हो सकती, यानी कि मध्य स्तर पर करने की नीड नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर हम इलेक्शन की बात करें, यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं वो देखें तो इसमें जो सभी सदस्य हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जितने भी मेंबर हैं, ठीक। अब डायरेक्ट इलेक्शन हो गया, सभी मेंबर चुन के आ गए, ठीक। अब जैसे ग्राम पंचायत लेवल पर, मध्य स्तर पर और जिला लेवल पर आगे सदस्य। अब क्या होता है कि जो आप लोग देखते हैं कि अपने गांव में, जैसे सभी लोग तो गांव से बिलोंग तो करते ही होंगे, तो गांव में जो मुखिया होते हैं उनको देखते हो प्रधान भी चुने जाते हैं, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे जो मध्य वाला और जो जिला वाले लेवल पे है वहाँ के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो जो मेंबर्स चुन के आते हैं वही अपने में से किसी एक मेंबर को चुन लेते हैं। जैसे हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर रहे थे, जो सीएम की नियुक्ति होती है या कहें जो पीएम की नियुक्ति होती है, वो अपॉइंट होते हैं, उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ऐसे जो मध्य स्तर पर सरकार है और जो जिला लेवल पर जो जिला परिषद है वहाँ के जो अध्यक्ष का भी वो भी नॉमिनेट हो जाते हैं, अपने कुछ मेंबर मिल के वही मेंबर्स अपने में से ही किसी को अध्यक्ष चुन लेता है। इतना समझ में आया। सभी सदस्य का चुनाव होगा। फिर जो ग्राम पंचायत लेवल पर होंगे वहाँ के अध्यक्ष डायरेक्ट चुने जाएंगे। जो मध्य स्तर पर, जो जिला स्तर पर होंगे वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे वो कहाँ से होंगे, अपने मेंबर्स में से ही कोई किसी एक को चुन लिया जाएगा, ठीक है। आप लोग एक एक करके इसको देखते रहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। एक बार अगर समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, तो इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स इसमें डाल दिए हैं। तो आप लोग बस इसको जो है अच्छे से समझते रहिए। इसके जस्ट बाद आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, एक बार नोट्स बना लेंगे, तो ये आपके परमानेंट मेमोरी में हमेशा के लिए चला जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है डी। जैसे यहाँ पे डी मिलता है, नगर पालिका में देखेंगे वहाँ पे टी मिलेगा, ठीक है। जैसे वुमेन के बार बार पूछता है कि वुमेन का रिजर्वेशन कहाँ है या रिजर्वेशन की संकल्पना कहाँ पे है, वो डी में यहाँ है और नगर पालिका में देखेंगे टी है। अब दिल्ली में देखेंगे जो डीटीसी की बसें हैं वो जो है लड़कियों के लिए फ्री हैं, ठीक है। कभी कभी इसके पहले देखते होंगे जब फ्री नहीं था तो आपको स्पेस मिल जाता था। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुखर्जी नगर में, तो हम लोग को वेट करना पड़ता है बसों में। अगर कभी जैसे जाना हुआ तो वैसे कम ही मैं अवॉइड करता हूँ बस में ना जाऊँ, लेकिन जब बस में जाना पड़ता है पहले रहता था स्पेस मिल जाता था। अभी आधे से ज़्यादा लगभग 70% लड़कियाँ, औरतें, मतलब ये सब उसमें मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी फ्री है, उनको भी पैसे बचाने होते हैं। इसके पहले वो वही लड़कियाँ रहती हैं जो कभी ऑटो में बैठती है, वो बोलती है ना, वो यहाँ पे तो फटफट सेवा चलती है, राइट, तो उसमें बैठती हैं, बोलती हैं वो कितनी गर्मी पड़ रही है। भले ही उसके पहले वो कहीं से, लेकिन वहाँ पे ऐसे उनको दिखाना होता है कि बस ये हमेशा एसी में ही रहने वाले हैं और पहली बार अभी इसमें बैठे हैं। लेकिन उसमें देखें भूसे की तरह एकदम भरे रहते हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं रहती है, एक के ऊपर एक। तो DT याद रखिएगा, DTC। वैसे इसको बस इसी वे में लेना चाहिए कि बस मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी अदरवाइज मत लेना, विशेषकर लड़कियाँ, ठीक है। तो DTC,
डीटीसी की बसें कहाँ चलती हैं? दिल्ली में। इसमें रिजर्वेशन किसका है? वुमेन का। तो डीटीसी से याद रखिएगा, डी पंचायती राज में रिजर्वेशन, टी नगर पालिका में रिजर्वेशन। तो डीटीसी से याद रखिएगा कि जो पंचायती राज नगर पालिका में रिजर्वेशन है कहाँ पे है? डीटीसी में है। कहाँ? दिल्ली की बसों में। तो ऐसे करके आर्टिकल याद रखिएगा। 243 डी पंचायती राज, 243 टी नगर पालिका। ठीक, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो SC ST के लिए ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट देता है, तो वो कहाँ पे है रिजर्वेशन का? इसी में। बात करते हैं कि जो वुमेन का रिजर्वेशन है वो 1/3 दिया गया है, ये हमेशा रहेगा। ठीक, लेकिन जो SC ST का था, आप लोग देखेंगे जैसे 2020 तक था, 70 सालों के लिए दिया गया था, अभी इसको फिर से बढ़ा दिया गया 104 में जो अमेंडमेंट के द्वारा, तो इनका रिजर्वेशन बढ़ गया है। बात करते हैं जो OBC का रिजर्वेशन है, ये स्वैच्छिक है कि स्टेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, इसलिए इसको किस में शामिल किया गया है? स्वैच्छिक उपबंध में। ये अनिवार्य उपबंध में नहीं आता है। लेकिन जो SC ST का वुमेन का रिजर्वेशन है, इसे हर एक स्टेट को करना होगा, इसलिए कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है। ठीक है, वुमेन का रिजर्वेशन 1/3 है, लेकिन बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे आप लोग इसमें बिहार को देखेंगे, उत्तराखंड को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 33%। यहाँ पे है 50% का रिजर्वेशन। भले ही देखेंगे कि बिहार उत्तराखंड में है, लेकिन आज भी वहाँ पे महिलाएं पीछे हैं। ठीक है, कि जैसे जिस हिसाब से वहाँ पे देख ही रहेंगे कि विधान परिषद या विधानसभा में उत्तराखंड बात करेंगे, बस एक, शायद 1 या 2 महिला है जो उन सब में है। तो ऐसे करके आप लोग देखेंगे कि भले ही वहाँ पे 50% का है, लेकिन कहाँ तक लोग जाते हैं कि पंचायती राज, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ग्रामपति की संकल्पना होती है ना, कि जैसे मुझे मेरे गांव का कौन प्रधान है मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन जैसे है कोई वुमेन ही है, लेकिन मुझे उनके पति के नाम से पता है कि अच्छा उनके पति जी प्रधान हैं, तो इसीलिए ग्राम मुखिया, ग्राम पत्नी, मतलब ऐसे करके नहीं, हमेशा जो होता है प्रधान का, प्रधान पति एक टर्म निकल के आता है ना। तो सेम चीज़ें आप लोग देखते हैं कि वो लोग बस उसी लेवल पे हैं, आगे बढ़ने को उनको टाइम ही नहीं दिया जाता है, या कहीं मौका ही नहीं दिया जाता है। अभी देखेंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल कितने टाइम से पड़ा हुआ था, अभी जाके आया, लेकिन ये भी नहीं पता है कब ये लागू होगा। कि अभी बोल रहे हैं कि पहले पहले सेंसस करवाएंगे, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, तो कहीं फिर जो है वुमेन रिजर्वेशन को लागू होगा। जैसे एक कहावत है, काहे नौ मन गेहूँ हुई, काहे राधा गौने चाहिए, तो समथिंग ऐसे करके एक वो चलता है ना। तो सेम ये वुमेन रिजर्वेशन को लेके या वुमेन के ग्रोथ को लेके भी है, जिस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट इन सब में काम कर रही है, पता नहीं कितने टाइम पे देखेंगे कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो लगभग 27% के आसपास है। तो बात करते हैं कि हमको कि आधी आबादी है तो बराबर होना चाहिए, तो पता नहीं, वही जो मैंने एग्जांपल दिया, वो कब वो लोग आएंगे बराबर में, इसका कोई वो नहीं है। ठीक, तो बात करते हैं कि बिहार उत्तराखंड में 50% है लोकल गवर्नमेंट में वुमेन की रिजर्वेशन। अब इसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में रिजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में SC है ही नहीं है। ठीक है, तो जो SC का रिजर्वेशन है वो अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं है, SC ST का, तो इसलिए यहाँ पे 83rd जो ये किसके द्वारा हुआ था? 83rd अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटाया गया था। ठीक, अब बात करते हैं जो स्टेट फिनांस कमीशन है, ये आर्टिकल इसका 243 आई है। इसको याद कैसे करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन का? तो इसको याद करने के लिए है, आई क्या होता है? पैसा। फिनांस क्या होता है? पैसे से रिलेटेड होता है। अब सोचो कि इतना सारा पैसा स्टेट के पास, स्टेट फिनांस के पास आ गया है कि आई ही नहीं बंद हो रही है। आई का मतलब आँख। कभी कभी होता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, तो ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं फिनांस आर्टिकल 243 आई, यानी कि आई न बंद हो, इतना फिनांस, तो फिनांस आई तो कर सकते हैं। स्टेट लोकल बॉडी, स्टेट को कितना पैसे मिलेगा, लोकल बॉडीज को कितना पैसा मिलेगा, इसके लिए 5 साल पे जो है स्टेट फिनांस कमीशन अपॉइंट किया जाता है या इसका गठन होता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको गवर्नर करते हैं, लेकिन हटाने का पावर किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में। ठीक, अब बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ये 243 के में है। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन में अभी जो गांव का चुनाव होता है, वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पता लगे कि मेरा नाम सत्यम है, ठीक है, तो मैं नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मेरे नाम से किसी और को चुनाव दिलवा दिया गया। पता लगा कि वहाँ पे जाके मैं देख रहा हूँ किसी और ने मेरा चुनाव, मतलब मेरा वोट करके चला गया। जैसे आप लोग साउथ की एक मूवी है विजय की, जो इसी पे बना हुआ है कि वो US से आता है अपना चुनाव देने के लिए, पता चलता है कि उसका चुनाव किसी ने दे दिया है। ये फिल्मी नहीं है, ये फैक्ट भी है। गाँव में अलग अलग लोग जाके अलग अलग लोगों का जो
नहीं होते हैं गांव में, उनका आराम से उनका इलेक्शन करके आ जाते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार से खामी भी है कि हम ही लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अपनी चुनाव देने में। जो युवा हैं वो तो ख़ास तौर पर, अभी जो इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट भी आई थी, युवा इनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। ठीक, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के, तो वहाँ पे कोई भी चुनाव देने जा रहा है तो पूछ रहे हैं के हो भाई तू के यहाँ हो, तो ऐसे करके के से कहाँ पे इलेक्शन के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इनका जो चुनाव का वो है, ये किसी कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका क्या प्रोसेस होगा ये सब जो है, जो राज्य जिस प्रकार से चाहेगा उसी प्रकार से होगा। अब बात करते हैं कि कुछ जगह ये लागू नहीं है, वो कहाँ कहाँ है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में, और जो मणिपुर के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जहाँ जहाँ बने हुए हैं वहाँ नहीं लागू होगा। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला इलाका है वहाँ नहीं लागू होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको करके ऐसे याद कर सकते हैं कि ये कहाँ नहीं लागू होगा, इसको आप लोग याद रख लीजिए मीना में। ठीक है, मीना में नहीं लागू होगा। ठीक, तो अब इसके बाद बात करते हैं, जो इसका टर्म देखेंगे, टर्म कितना होता है 5 साल का। लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो हमेशा 5 साल का नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि अगर कहीं पे पंचायती राज है, अगर वहाँ पे ग्राम पंचायत है, अगर वो पहले 5 साल के पहले अगर वो ख़त्म हो जा रही है या उसका विघटन हो जा रहा है तो कितने टाइम के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी होगा। तो 6 महीने के अंदर वहाँ पे इलेक्शन कराना मस्ट होगा। लेकिन अगर 6 महीने से भी कम का समय बचा है तो कितने टाइम में करेंगे, तो वहाँ पे फिर इलेक्शन करने की नीड नहीं है, फिर वेट कर लेंगे कि अभी इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक, तो अगर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम है तो इलेक्शन कराना ज़रूरी है, लेकिन अगर 6 महीने से कम का समय है तो इलेक्शन नहीं करवाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें। एलिजिबिलिटी कितनी है, 21 साल है जो सदस्यों के लिए, 18 साल है जो वोटिंग देते हैं, 18 साल वोटिंग देने वालों के लिए, 21 साल किसके लिए है, मेंबर्स के लिए। ठीक, अब बात करते हैं, पेशा एक्ट 1996 में आता है। एक्चुअली बात ये थी कि उस समय बहुत सारी जगह जो हमारे यहाँ शेड्यूल एरियाज होते हैं वहाँ पे पंचायती राज को लेके अलग अलग भ्रांतियाँ फैल रही थी। कुछ स्टेट बोल रहे थे मैं लागू नहीं करूँगा, जो ट्राइबल कम्युनिटी है वैसे भी इन सब के लिए थोड़ा सा वो बोलती कि हमारे कल्चर पे, हमारी चीज़ों पे सरकार का इतना हस्तक्षेप क्यों होना चाहिए। तो उसी को लेके पेशा एक्ट लाया गया 1996 में। वहाँ पे जो है, जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा को ही ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो 5th शेड्यूल है वहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, जो पंचायती राज का ऊपर वाला वो है, यहाँ पे जो लागू होंगी वो, जैसे ये 5th शेड्यूल पर पेशा एक्ट लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे 10 स्टेट हैं, 10 स्टेट में ये चीज़ें हैं, आपको इतना याद करने की नीड नहीं है कि कहाँ होगी। लेकिन पेशा एक्ट में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ग्राम सभा को जो है ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता है। ग्राम सभा, जैसे अगर वहाँ पे देखेंगे जो छोटे स्तर पर माइनिंग का दिया जाता है, छोटे स्तर पर माइनिंग का, ये इनसे पूछ के दिया जाएगा। वनोपज के लिए अगर कोई चीज़ वो करना है, वन में अगर कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं तो वहाँ भी ग्राम सभा की मंजूरी लेना मस्ट होगा। छोटे क्षेत्रों पे अगर कोई डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ करना है तब भी परमिशन किसका लेना होगा, ग्राम सभा का। तो बस ग्राम सभा आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। तो ग्राम सभा वहाँ पे समझो कि एक प्रकार से सबसे पावरफुल बॉडी है कि अगर कुछ भी करना होगा उस एरियाज में तो किससे पूछ के होगा, ग्राम सभा से। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो है कुछ अनिवार्य विषय हैं, कुछ स्वैच्छिक विषय हैं। अनिवार्य का मतलब है जिनको हर एक राज्य को करना ज़रूरी होगा। स्वैच्छिक का है कि ये उनके इच्छा पर है कि करें या ना करें। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ग्राम सभा। हर एक राज्य को ग्राम सभा का गठन करना ज़रूरी होगा। ग्राम सभा में मैंने पहले ही बोला कौन आएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि इनका इलेक्शन भी कराना एक प्रोसीजर के तहत मस्ट होगा। जैसे जो इलेक्शन है सदस्य का, हर जगह क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जो अध्यक्ष है, मैंने बताया कि जो 2nd लेवल और 3rd लेवल पे है वहाँ इनडायरेक्टली ही चुनाव करके आएंगे। लेकिन देखिए जो ग्राम पंचायत में जो चेयरमैन का तरीका है, ये हर एक राज्य अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर सकता है कि उनको इलेक्शन के थ्रू लाना है, किसके थ्रू लाना है। बात करते हैं रिजर्वेशन की। जो SC ST का रिजर्वेशन है, जो वुमेन का रिजर्वेशन है, वो अनिवार्य है कि हर एक स्टेट को देना ही देना है। कितना, जैसे वुमेन का 33% मस्ट है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा देना है तो ये स्वैच्छिक है। कोई स्टेट 33% से ज़्यादा दे सकता है, जैसे मैंने उत्तराखंड और बिहार का बताया। बहुत सारे स्टेट हैं जो 33% ही दिए हैं।
बाद ये तो हो गया रिजर्वेशन का। जो टर्म है, टर्म जैसा कि मैंने बताया 5 साल का मस्ट है। 6 महीने के पहले अगर विघटन होता है, अगर विघटन पहले होता है 6 महीने में इलेक्शन कराओ, अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो इलेक्शन कराना ज़रूरी नहीं है। बात करते हैं इसके बाद स्टेट फिनांस कमीशन का। ये भी गठन करना हर एक राज्य के लिए ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। तो ये अनिवार्य विषय डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अनिवार्य में आता है। तो इसमें आपको इलेक्शन, रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्वैच्छिक विषय हैं। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आपके आएंगे कि जो क्या पावर देना है, क्या शक्ति देनी है, कौन कौन से काम देने हैं, ये सब किसके पास में आता है? ये इन्हीं के पास में। जैसे देखेंगे कि आप लोग यहाँ जब गांव में जब मेला लगता होगा तो वहाँ से चुंगी की वसूली होती होगी, जैसे पथकर हो गया, ये सब चीज़ें किसके अंदर में आती हैं? ग्राम सभा के, वहाँ की जो ग्राम सभा है उसके अंतर्गत आती है। तो ये सब पावर कौन देता है? जैसे मैंने मेले का बताया, मेले का हो गया, फिर ऐसे पथकर वगैरह हो गया, तो ये सब इनके अंडर में आता है कि आप लोग थोड़ा बहुत टैक्स लेके काम चला सकते हैं। बात करते हैं ग्राम पंचायत में जो चेयरमैन की जो अध्यक्ष हैं उनका इलेक्शन किस तरीके से होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? राज्य डिसाइड करेगा, या स्वैच्छिक है कि वो हर एक राज्य अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। बात करते हैं कि रिजर्वेशन के लिए, तो रिजर्वेशन में जो ओबीसी है ये स्वैच्छिक है कि हर एक राज्य अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे। और उसके साथ में देखें अगर रिजर्वेशन में कि जो महिलाओं को, जैसे मैंने बोला 33% का रिजर्वेशन है, अगर उनको बहुत सारी स्टेट जैसे 50% दिए हैं, इसमें मैंने उत्तराखंड, बिहार का नाम लिया, तो ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि 33% से ज़्यादा रिजर्वेशन देना है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। तो हम लोगों ने देख लिया एक ही वीडियो में लगभग पूरी चीज़ें हम लोगों ने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मिनिमम तो 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलता है जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ से। अब हम लोग जो अगला टॉपिक करेंगे वो नगर पालिका का है, ज़्यादा वो 15 से 20 मिनट का होगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों को जो अपना सिलेबस है उसको टू दी पॉइंट कवर करके जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो अपने को एक्सपेरिमेंट के रूप में मत रखो कि अरे यार इस बार जो है ये चीज़ पढ़ के जाते हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, उसको छोड़ देते हैं। आपके पास में अगर टाइम है, अभी जैसे आपको पता होगा कि आर ओ की भी डेट आ गई है 11 फरवरी, यूपी पीसीएस की डेट आ गई है, शायद 24 मार्च को है, यूपीएससी का एग्ज़ाम आया ही हुआ है। ठीक, तो तीनों एग्ज़ाम्स आपके लगातार हैं, तो बहुत सारे लोग इन तीनों को टारगेट कर रहे होंगे। तो आप लोग इसको माइंड में रखिए कि अभी जितना टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए कि जितना आप लोग कवर कर सकें, जितना प्रैक्टिस कर सकें सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या होगा कि आप लोगों को ये नहीं रहेगा कि अरे यार ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया, वहाँ से क्वेश्चन आ गया, काश ये पढ़ के गया होता। तो ये काश टर्म है ना, अपनी लाइफ में इसको जगह ही मत दो। जितना ज़्यादा आप लोग हार्डवर्क कर सकते हैं अभी उतना ज़्यादा करिए। अभी आपका एग्ज़ाम 2 महीने है, तो सिलेबस का एक एक पॉइंट कवर करके जाओ, जिससे ये काश वाला टर्म आपकी लाइफ में, या कहें कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब पेपर देखें ना, ये काश टर्म उस टाइम नहीं आना चाहिए। आपको देख के ये खुशी होनी चाहिए, अरे यार हर बार मैं पेपर ये पोर्शन छोड़ देता था, इस बार पढ़ के आ गया, यहाँ से देखो क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग ये करिए। इसके बाद हम लोग नगर पालिका में मिलते हैं, नगर पालिका में नहीं मिलते हैं, नगर पालिका के चैप्टर में मिलते हैं। आप लोग इसका